जोहार दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल सलाम जीएस क्लास में आपका स्वागत है। और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं झारखंड भूगोल का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ और इसमें धरातलीय स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन भाग हैं? पहला है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार। पहला है पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार, दूसरा है रांची का पठार, और तीसरा है हजारीबाग का पठार, और चौथा है निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। लेकिन यहाँ पर हजारीबाग का पठार को 2 भागों में बांटा गया है। वो पहला भाग है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये समतल जमीन। पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ समतल जमीन। समतल जमीन पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है। इसकी तुलना दक्षिण पठार के मेसा आकृति से की जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है? निम्न में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है? तो ये पाट क्षेत्र है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप में पाट क्षेत्र की ऊंचाई सबसे अधिक है। इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है, जो लगभग 3000 फीट है। पाट क्षेत्र का विस्तार रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेकर पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत लेटेराइट से निर्मित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड के निम्न धरातल स्वरूप में किसका आकार त्रिभुजाकार है? झारखंड के निम्न धरातल स्वरूप में किसका जो आकार है त्रिभुजाकार है? तो वो है पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन पाट क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार तथा राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र के रूप में इन सभी पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। इसका शीर्ष दक्षिण में और आधार जो है उत्तर में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्न कथन पर विचार करने बोला गया है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग दोन तथा निचला भाग टांड कहलाता है, या फिर पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई 720 मीटर है, या फिर उत्तरी कोयल, शंख फुलझर आदि नदियां का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है, या फिर पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियां सानू एवं सारू पहाड़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी डी नंबर में सी और डी इसमें सही है। तो सी में है कि उत्तरी कोयल, शंख फुलझर आदि नदियां का उद्गम स्थल पाट क्षेत्र है। डी नंबर में है पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ी सानू एवं सरयू पहाड़ी है। और पाट क्षेत्र की ऊपरी भाग टांड एवं निचला भाग दोन कहलाता है। ये याद रखना है कि पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है उसको टांड कहते हैं और निचला भाग जो है उसको दोन कहते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 900 मीटर है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सानू एवं सारयू पहाड़ी मुख्य है। इस क्षेत्र में अनेक नदियां का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल, शंख और फुलझर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है?
तो इसका नाम है नेतरहाट। चलिए नेतरहाट के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेतरहाट जो है ये सर्वाधिक झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पे जो वर्षा होती है 1800 मिलीमीटर तक होती है और ये झारखंड का सबसे ठंडा स्थल है नेतरहाट। उसके बाद पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नेतरहाट पाट है जिसकी ऊंचाई 1180 मीटर है। उसके बाद गणेशपुर पाट है जिसकी ऊंचाई 1171 मीटर है तथा जमीरा पाट की ऊंचाई 1142 मीटर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? तो वो है रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसमें पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 600 मीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रांची के पठार की आकृति कैसी है? रांची के पठार की आकृति चौरस है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्न कथन पर विचार करने कहा गया है। तो चलिए हम ऑप्शन को पहले पढ़ लेते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घाघरी जलप्रपात। इसमें कहा गया है कि किसका निर्माण रांची पठार से उद्गम नदियों पर हुआ है? तो सभी पे हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर में, तो सभी पे हुआ है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घाघरी जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से उद्गम नदी पर हुआ है। तो चलिए इसमें कुछ देख लेते हैं। बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछा जाए तो ये बूढ़ा घाघ जलप्रपात है। और दूसरा बोलेगा तो हुंडरू जलप्रपात। और बूढ़ा घाघ जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? तो 137 मीटर है और हुंडरू जलप्रपात का 74 मीटर है। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा में है सदनी घाघ जलप्रपात ऊंचाई में और चौथा में है मोतीझरा जलप्रपात। तो इसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया बूढ़ा घाघ जलप्रपात, दूसरा हो गया हुंडरू जलप्रपात, तीसरा हो गया सदनी घाघ जलप्रपात और चौथा हो गया मोतीझरा जलप्रपात। उसके बाद रांची के पठारी भाग से कई नदियां निकलती है जो पठार के किनारों पर खड़ी ढाल के कारण झरनों जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसमें बूढ़ा घाघ, हुंडरू, सदनी घाघ, घाघरी, दसम, जोन्हा, गौतम धारा आदि प्रमुख है। ये जो जोन्हा और गौतम धारा है, जोन्हा को ही हम गौतम धारा जलप्रपात कहते हैं, या जोन्हा जलप्रपात आप बोल सकते हैं या गौतम धारा जलप्रपात। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हजारीबाग पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है ऊपरी हजारीबाग का पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग का पठार। ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हुआ है? हजारीबाग का पठार को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार और एक है निचली हजारीबाग पठार। ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी के कारण। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है जिसमें से हजारीबाग का पठार एक है। उसके बाद दामोदर नदी के कटाव के कारण हजारीबाग का पठार दो भागों में विभाजित हो जाता है, ऊपरी हजारीबाग का पठार तथा निचली हजारीबाग का पठार। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है?
ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 600 मीटर है। 600 मीटर है। ऊपरी हजारीबाग की पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर और निचली हजारीबाग की पठार की औसत ऊंचाई 450 मीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कहा गया झारखंड के निचली हजारीबाग के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 450 मीटर है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है? तो ये है निचला हजारीबाग पठार। ये कहाँ है? तो निचला हजारीबाग पठार में। निचला हजारीबाग पठार छोटा नागपुर पठार के बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। यह झारखंड का निम्न ऊंचाई वाला पठारी भाग होने के बाद भी इसी क्षेत्र में गिरिडीह के पठार पर ब्राकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है, जो 4478 फीट है। और अगर आपको पारसनाथ पहाड़ी की औसत ऊंचाई पूछा जाएगा तो वो है 1365 मीटर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ है? तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट की चट्टान से हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ी अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 150 से 300 मीटर। झारखंड की निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है, जो कैमूर यानी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र का विस्तृत भाग है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2000 वर्ग किलोमीटर। राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहिबगंज का मध्यवर्ती व दक्षिणी भाग में है, जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? राजमहल की नुकीली पहाड़ी को क्या कहा जाता है? तो टोंगरी कहा जाता है। निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी पहाड़ियाँ मिलती है, जो नुकीली पहाड़ी मिलती है, उसे टोंगरी एवं गुंबदनुमा पहाड़ी को डोंगरी कहा जाता है। नुकीली पहाड़ी को कहा जाता है टोंगरी और गुंबदनुमा पहाड़ी कहा पूछा जाए तो उसको डोंगरी कहा जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजमहल की गुंबद नुमा पहाड़ी को कहते हैं क्या? अभी बताए थे, तो इसको कहते हैं डोंगरी कहते हैं। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चाईबासा का मैदान झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप का हिस्सा है? चाईबासा का जो मैदान है वह झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप का हिस्सा है? तो वो है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। चाईबासा का मैदान निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है। चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। यह उत्तर में दालमा की श्रेणी और दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी और पश्चिम में सारंडा एवं उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ी से घिरा है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं अपवाह प्रणाली के बारे में। झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है, निम्न में से कौन है?
तो इसमें हो जाएगा आंसर सोन नदी। इसमें कहा गया है कि झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नहीं है वो है सोन नदी। चलिए सोन नदी के बारे में जान लेते हैं कुछ। झारखंड की अधिकतर नदियाँ बरसाती नदियाँ हैं। झारखंड की अधिकतर नदियाँ जो है वो बरसाती नदियाँ हैं। दूसरे शब्दों में झारखंड की नदियाँ बरसात के महीने में पानी से भरी रहती है, जबकि गर्मी के महीने में सूख जाती है। और झारखंड की नदियाँ पानी के लिए मानसून पर निर्भर रहती है। सोन नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो सालों भर बहती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती है? इसमें झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलती है? तो वो है मोर नदी। कठोर चट्टानी क्षेत्रों में होकर प्रवाहित होने के कारण झारखंड की नदियाँ नाव चलाने लायक नहीं है। और मोर मयूराक्षी झारखंड की एकमात्र नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलाई जा सकती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियाँ को कितने भागों में बांटा गया है? प्रवाह की दिशा में झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। तो ये 2 भाग हैं, एक है उत्तरवर्ती नदी और एक है पूर्ववर्ती नदी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। झारखंड में कौन निम्न में झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ कौन नहीं है? इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन झारखंड की उत्तरवर्ती नदी नहीं है? तो वो इनमें से सभी, यानी कि कोई उत्तरवर्ती नदी नहीं, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर। तो उत्तरवर्ती नदी कौन कौन है? चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। झारखंड की उत्तरवर्ती नदियाँ, जिसको गंगावर्ती नदी भी कहते हैं, तो इसमें से कौन कौन है? सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन या पंचाने नदी, दामोदर पंचाने नदी और दामोदर, स्वर्णरेखा और बराकर, ये जो है ये पूर्ववर्ती नदी का एग्जाम्पल है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो गढ़वा में। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और झारखंड गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उसके बाद पलामू होते हुए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की। उत्तरी कोयल नदी सोन की सहायक नदी है और कन्हार नदी भी उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोन नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? सोन नदी का मुहाना निम्न में से कहाँ है? तो ये है, हो जाएगा गंगा नदी। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सोन नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के कौन कौन जिले में है? सोन नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड के किस किस जिले में है? तो वो है पलामू और गढ़वा में। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका रांची पठार में है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल पूछा जाएगा तो ये रांची के पठार में है। और उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची के पठार का मध्य भाग है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें निम्न कथन पर विचार करने कहा गया, तो ऑप्शन को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला है कि औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, या फिर उत्तरी कोयल नदी का अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर है, या फिर उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा तथा लातेहार में बहती है, या फिर उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सी में है ए, सी और डी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। इसको पढ़ लेते हैं। ए में है औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, और सी में है उत्तरी कोयल नदी पलामू, गढ़वा तथा लातेहार में बहती है। उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। औरंगा एवं अमानत उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है। इसका अपवाह क्षेत्र 9030 वर्ग किलोमीटर है एवं यह नदी पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में बहती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पुनपुन नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार करने को कहा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेंगे। ए नंबर, इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर पलामू में है। दूसरा है दारधा व मोहर इसकी सहायक नदी है। इसका मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। इसका उपनाम कीकट व बामागदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी में ए, बी और डी हमारा सही है। ए, बी और डी। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं पुनपुन नदी के बारे में कि इसका उद्गम उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर में है, और दारधा व मोहर इसकी सहायक नदी है। इसका उपनाम कीकट व बामागदी है। पुनपुन नदी का उद्गम स्थान उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से है। इसकी सहायक नदियाँ दारधा व मोरहर है। इसका मुहाना गंगा नदी में है। इस नदी को कीकट व बामागदी उपनाम से जाना जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत है? निम्न नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जिसका संबंध झारखंड में केवल उद्गम स्रोत से है? तो वो है फल्गु नदी। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में फल्गु नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, और यह ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की झारखंड में संबंध केवल उद्गम स्रोत है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फल्गु नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार करेंगे। तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें। ए नंबर, इसका उद्गम फल्गु नदी का यानी इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में है, या फिर इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, या इसका मुहाना सोन नदी में है, या फिर अतः सलीला इसका उपनाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि सभी कथन सत्य है। ए, बी, सी, डी। तो फल्गु नदी के बारे में यह जो है इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है। इसका मुहाना सोन नदी है, अतः सलीला इसका उपनाम है। फल्गु नदी का उद्गम स्रोत छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है और गंगा में ताल क्षेत्र के निकट मिल जाती है। इसकी सहायक नदी निरंजना व मोहना है, अतः इसे सलीला के उपनाम से जाना जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से किस नदी की यह विशेषता है कि यह निम्न में से किस नदी की यह विशेषता है कि यह पितृ पक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं? तो किस नदी पे? तो फल्गु नदी पे। इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि किस नदी की यह विशेषता है कि यहाँ पितृ पक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और पिंड दान करते हैं? तो यह है फल्गु नदी। फल्गु नदी की एक विशेषता यह है कि
पितृपक्ष के समय दूर दूर से यात्री फल्गु स्नान के लिए आते हैं और यहाँ पे पिंडदान करते हैं। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सकरी नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। सकरी नदी के बारे में निम्न कथन पर विचार करने कहा गया है, तो सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर, इसका उद्गम उत्तरी छोटानागपुर का पठार है, या फिर लीलाजन एवं कीकट इसकी सहायक नदी है, या इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है, या फिर झारखंड में इसका संबंध केवल उद्गम स्रोत से है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि ए और सी। तो ए और सी में क्या क्या है देख लेते हैं। ए और सी, सकरी नदी के बारे में, इसका उद्गम उत्तरी छोटानागपुर का पठार से है, इसका मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र से है। सकरी नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटानागपुर का पठार है। इस नदी की सहायक नदी क्यूल तथा मोरहर है। इस नदी का मुहाना गंगा का ताल क्षेत्र है। इसकी मुख्य विशेषता मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न नदी में किस नदी का उपनाम रामायण भी है? निम्न नदियों में से किस नदी का उपनाम रामायण भी है? तो ये हो जाएगा सकरी नदी। झारखंड में सकरी नदी को सुमागधी एवं रामायण के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सकरी नदी को सुमागधी एवं रामायण के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी निम्न कथन पर विचार करने बोला गया है, तो पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर, चानन नदी पंचानन ए नंबर, चानन नदी या पंचाने नदी एक दक्षिणवर्ती नदी है, या फिर चानन नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है, या फिर इसका मुहाना सोन नदी में है, या इसमें सभी सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चानन नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है। चानन या पंचाने नदी का नाम पंचाने यानी 5 जलधारा के मेल से है विकसित होने के कारण पड़ा है। इस नदी का उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार है, जबकि इसका मुहाना सकरी नदी में है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? फुलझर नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो ये लोहरदगा में। फुलझर नदी का उद्गम स्थल लोहरदगा में है तथा यह लोहरदगा तथा लातेहार में बहती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नहीं है? कौन सी नदी दक्षिणावर्ती नहीं है? तो सकरी नदी जो है दक्षिणावर्ती नदी नहीं है। झारखंड की नदियां जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, गुमानी नदी, बासलोई नदी, ये सभी नदियां झारखंड के दक्षिणावर्ती नदी है, जबकि सकरी नदी ये उत्तरवर्ती नदी है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करने कहा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए नंबर, इसका उद्गम स्थल छोटानागपुर का पठार यानी लातेहार का टोरी क्षेत्र में है, लातेहार का टोरी क्षेत्र में है, या फिर बराकर, बोकारो, कोनार, मुहाने, जामुनिया तथा कतरी इसकी सहायक नदी है, या फिर इसका प्रवाह 9030 वर्ग किलोमीटर है, या फिर झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। तो इसमें पूछा गया है दामोदर नदी के बारे में कि कौन सही है। तो इसमें ए और डी सही है दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार यानी लातेहार का टोरी क्षेत्र में है, और यह झारखंड का सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और झारखंड भूगोल से पार्ट 2 हो गया है, और धीरे धीरे झारखंड भूगोल का लगभग सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
मैं करा दूंगा। और इसी तरह आप हर वीडियो को देखते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अगला वीडियो जो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए दोस्त, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।